हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 16 जून वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो एंड शेयर द पॉजिटिविटी विथ योर फ्रेंड्स सर्कल्स। एंड टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो उसको क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है। सो आज हमें 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं वन बाय वन। वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल। इंडिया एडेड थर्ड हाईएस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी इन 2021 आफ्टर चाइना यूएस। और ये बेसिकली रिपोर्ट है रिन्यूएबल 2021 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट का। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 2021 में जो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऐड की गई है उसमें पहले नंबर पर चाइना ने किया है, दूसरे नंबर पर यूएस ने और तीसरे नंबर पर भारत ने। ठीक है। जब हम बात करते हैं रिन्यूएबल पावर की तो आप हमें बताओ इसमें क्या क्या आ जाती हैं। इसमें डेफिनेटली विंड पावर आती है, सोलर पावर आती है, ठीक है, बायोमास जनरेशन होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये सब कुछ कंपोनेंट है। लेकिन आप हमें एक क्वेश्चन का आंसर दो कि आखिरकार भारत रिन्यूएबल पावर पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा है। वाई इंडिया इज फोकसिंग ऑन सच। द आंसर इज कि पहली बात ये कि जो हमारा देश है वो क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी के ज़्यादा प्रोन है। दैट्स वाई you see the variation in the monsoon and huge rise in temperature nowadays. In the summer you are seeing the temperature is going above 42 and 43 degrees in the northern plains। ठीक है। और यूँ कहो कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ठीक है। तो एक बात तो ये है, तो हमें तो क्लाइमेट से डील करना पड़ेगा ना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोटेंशियल भी भारत का काफ़ी ज़्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में। कैसे, तो देख सकते हो मेजोरिटी ऑफ द पीरियड विद इन अ ईयर वी हैव द सनलाइट ऑन, है ना, सनलाइट आते रहती है ह्यूज इंटेंसिटी के साथ। साथ ही साथ विंड पावर भी अच्छा खासा हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सब कुछ आपके कारण है जो एक गुड कंडीशन बनाता है भारत के लिए कि वो रिन्यूएबल पावर पर फोकस कर सकता है। एंड हाइड्रोथर्मल के लिए भी एक प्रकार से पोटेंशियल है बट उसको एक्सप्लोर नहीं की गई है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें जो आपका हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर और हाइड्रोथर्मल में अंतर है। ठीक है। तो हाइड्रो पावर इज व्हाट, पन बिजली जिसको कहते हैं, पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। तो पन बिजली यानी कि जो आपका डैम बनाया जाता है उसके बाद उससे बिजली प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसका भी पोटेंशियल हमारे देश में क्यों, बिकॉज वी हैव द हायर ऑल्टीट्यूडनल हिमालयन रिवर्स, है ना। दैट्स वाई आप देखते होगे कि जो आपके नॉर्थ इंडिया में जो हिमालयन रीजन्स है ना, जहाँ से आपके यंग हिमालयन रिवर फ्लो करती है, वी हैव वेराइटीज ऑफ डैम्स नॉट ओनली इन नदर्न इंडिया बट इन सदर्न इंडिया ऑल्सो। कुछ एग्जाम्पल्स आप हमें बताओ। खासकर कर्नाटका में भी अच्छे खासे डैम है। ठीक है। और जहाँ डैम है वहाँ पर बिजली बनाई जा सकती है, और जो बिजली बनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर। ठीक है। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। होप यू अंडरस्टूड। ये मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया सो दैट आप कंटेक्स्ट को अच्छे से समझ पाओ। अब कुछ फाइंडिंग्स है, तो फाइंडिंग्स को तो आप यूज करोगे मेंस में। प्रीलिम्स में एज सच कि ये कोई यूनाइटेड नेशन का या फिर वर्ल्ड बैंक का कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि ये पूछेगा, लेकिन हाँ ये मेंस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें, बट बिफोर दैट हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, देख सकते हो जीएस पेपर 3 में सबसे ज़्यादा आपका आज आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो GS3 एंड आर्टिकल नंबर 1 डील्स विद इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है, आप हमें बताओ कि वी आर एनर्जी डिपेंडेंट नेशन। कैसे, जो फॉसिल फ्यूल्स है लाइक पेट्रोल डीजल हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हो हाइयर इंपोर्ट बिल हमें देखने को मिल रहा होगा बिकॉज ह्यूज राइज इन द प्राइस एट द ग्लोबल लेवल। तो इम्पोर्ट बिल भी कम हो सकेगी अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकेंगे। और एक सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करें बिकॉज इससे मल्टीपल बेनिफिट हो सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेज भी है। चैलेंजेज क्या है आप ही हमें बताओ। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तुरंत तुरंत होते रहता है रिन्यूएबल एनर्जी में। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ह्यूज इनिशियल कॉस्ट, जो शुरुआती कॉस्ट होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ठीक है। लेकिन हाँ डेवलपमेंट्स चल रही हैं
तो इस कंटेक्स्ट को समझने के बाद आपको ये पूरा आर्टिकल समझने में आसान लगेगी। अगर आपको आर्टिकल अच्छी लग रही है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो अगर हम बात करें इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की, तो देख लो इंडिया ने 2021 में अप्रॉक्स 15.4 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ऐड किया है, विच इज थर्ड हाईएस्ट आफ्टर चाइना एंड द यूएस, ठीक है। एंड इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट मार्केट भी बन गया है इन द वर्ल्ड फॉर न्यू सोलर पीवी कैपेसिटी, एंड फोर्थ रैंक किया है इन द वर्ल्ड फॉर टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन फॉलोइंग द चाइना, ठीक है। और भी कुछ अदर डिटेल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। इंडिया रैंक सेकेंड इन न्यू सोलर वाटर हीटिंग कैपेसिटी एडिशन, है ना, एज वेल एज हाइड्रो पावर कैपेसिटी में भी तीसरे नंबर पर रैंक किया है भारत ने। साथ ही साथ इथेनॉल प्रोडक्शन, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इथेनॉल प्रोडक्शन में 5वें नंबर पर भारत का रैंक है इन 2021। तो इथेनॉल पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है, एंड ये ध्यान रखना है प्रीलिम्स में इथेनॉल पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इस बार आपने देखा होगा कि ये जो आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे, है ना, कि लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पर सेटअप किया गया है, ये ऑप्शन में थे और ये न्यूज में आए थे। और आपने अगर पढ़ा होगा आई थिंक कि विजन आईएएस के मैगजीन में या फिर अदर मैगजीन्स में भी ये अवेलेबल थे, लेकिन हाँ ऑप्शन ऐसे दिए गए थे कि आप लिंक कर पाए होंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो अप्रोक्स $24.3 बिलियन एलोकेट की गई है फॉर दिस सोलर एनर्जी स्कीम्स, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज को कि वो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे। एंड ये ध्यान रखना है इंडिया ने अप्रोक्स $11.3 बिलियन इन्वेस्ट किया है रिन्यूएबल्स में इन 2021, जो इंडिकेट करता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रयासरत है, ठीक है। और इन्वेस्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उस पर इन्वेस्ट करें सो दैट कॉस्ट कम हो सके, ठीक है, बिकॉज इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कॉस्ट कम करना भी एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी होती है, तभी जाके ये जो सेक्टर वो प्रमोट हो सकेगी, ग्रोथ हो सकेगी। नहीं तो इससे जो बिजली प्रोड्यूस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होंगे, हु विल एबल टू बाय इट, तो ये बातें होती है। और अगर हम इस रिपोर्ट के एजेंसी की बात करें, क्या नाम है इसका, रैन 21, यहाँ पर आप देखो, है ना। तो ये जो है आपका ओनली ग्लोबल कम्युनिटी है ऑफ एक्टर्स फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, गवर्नमेंट्स, एनजीओ इसमें सब शामिल होते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्री वर्किंग कलेक्टिवली टू ड्राइव द अपटेक ऑफ रिन्यूएबल्स, यानी कि रिन्यूएबल्स के प्रमोशन के क्षेत्र में ये काम करते हैं। इसको 2004 में क्रिएट किया गया था, और ये आउटकम है किसका, ये ध्यान रखना है। वैसे तो इतना डिटेल में पूछेगा ना, आई डोंट थिंक यू शुड रिमेंबर, याद भी मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बोन 2004 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, इससे से क्रिएट किया गया था। अब ये ध्यान रखनी है कहीं पर भी मेंस में अगर रिन्यूएबल एनर्जी पर क्वेश्चन आती है तो इंडिया की तरफ से क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो फ्लो चार्ट बनाकर आपको मेंशन कर देना है, भले ही पूछी जाए या ना पूछी जाए, बिकॉज गवर्नमेंट इंसेंटिव सब लिखते हैं तो एक प्रकार से इंडिकेशन होता है कि हाँ हम इस क्षेत्र में आगे प्रयासरत हैं, आगे अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे पीएम कुसुम है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये लंबा सा नाम पीएम कुसुम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। एंड सोलर पार्क स्कीम है, जहां आपके वेरियस स्टेट्स में सोलर पार्क स्टेब्लिश किए जा रहे हैं सो दैट मोर एंड मोर सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। एंड वी हैव द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018, और इस पर क्वेश्चन प्रीलिम्स में 2 बार से 3 बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप ओपन करके इस पॉलिसी के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया डिटेल से। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। US Federal Reserve hikes its benchmark interest rate by 0.75% point, the biggest increase since 1994। अब आप हमें बताओ, इंडिया की ही कंटेक्स्ट की बात करें तो इंडिया ने भी तो जो अपना रेपो रेट है वो बढ़ाया है। अब क्यों बढ़ाया है इंडिया ने अपना रेपो रेट, तो रेपो रेट इसलिए बढ़ाया है क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, इट वॉज क्रॉसिंग द लिमिट। अब इन्फ्लेशन बढ़ने से जाहिर सी बात है रुपये की डिवेल्यूएशन होगी एंड मनी सप्लाई एक्सेस हो जाएगा, तो महंगाई और ज़्यादा एक प्रकार से विशाल अवतार ले लेगी। तो ऐसे में जो इकोनॉमी है उस पर निगेटिव असर पड़ेगा। तो सेम सिचुएशन आप कह सकते हो कि यूएस में भी चल रही है, वहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन का जो स्थिति है ना काफ़ी ज़्यादा हाई है।
दैट्स वाई अब यूएस भी क्या करेगा, उसी टाइप का एक्शन ले रहा है अपना, सो दैट इन्फ्लेशन को कब कर सके। तो इसीलिए इतना बड़ा जंप लिया है इन हाइकिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पर आप देख लो, वही मैंने आपको बताया कि द रेट हाइक इन द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कैम एमिड record inflation in the US since 1981. Why this huge inflation? Because supply and demand imbalances and higher energy prices that is going on। तो इसके कारण जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, ठीक है, वो बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखा जाए यूएस में, तो इस प्रकार से अगर सडन रेट टाइटनिंग जो की गई है ना, उसके कारण रिसेशन हो सकता है। अब रिसेशन क्यों होगा, रिसेशन का मतलब होता क्या है, तभी आपको पता चलेगा कि रिसेशन क्यों होगा, ठीक है। बट आई थिंक कि मैंने सिलेबस डिस्कस नहीं किया है, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो आप यहाँ पर देखो, द सेकेंड आर्टिकल डील्स विथ effects of policies and politics of developed and developing country and its effect on India's interest। तो जब हम बात करते हैं रिसेशन की और आखिरकार इसके क्या फैक्टर्स हैं, तो रिसेशन का सिंपल सा मतलब होता है स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। स्लो डाउन इन द इकोनॉमी मतलब जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है ना, उसमें कमी आ जाना। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडस्ट्री है वो अपने प्रोडक्शन को फुल पोटेंशियल पर ना ऑपरेट कर पाना, ठीक है, डिमांड की कमी हो जाना, ठीक है, सप्लाई एक्सेस हो जाना, ये सब कुछ रिसेशन या स्लो डाउन के कंडीशन है। स्लो डाउन मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, तो बेसिकली भाई साहब या तो डिमांड ही नहीं है ना, या फिर यूँ कह सकते हो कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हो कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण लोगों के पास पैसे ही नहीं है, या फिर प्रोडक्ट की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। दैट्स वाई रिसेशन या फिर स्लो डाउन की स्थिति बन सकती है। तो ये सब कुछ कारण है। तो रिसेशन और स्लो डाउन इज ए पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अक्रॉस एन इंटायर इकोनॉमी विच कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स। लेकिन जनरली देखा जाता है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ अगर हो रहा है, आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। तो अगर लगातार 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ आ रहे हैं, तो इट मे लीड टू रिसेशन या फिर स्लो डाउन, ठीक है। एंड कहा जाता है कि ये जो रिसेशन सब जो स्थिति है वो एक नेचुरल बिजनेस साइकिल का ही हिस्सा होता है, यानी कि रिसेशन फिर बूम पीरियड, फिर रिसेशन फिर बूम पीरियड, ऐसा चलता है इकोनॉमी में, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन रिसेशन के होने के डिफरेंट कारण होते हैं। जैसे एक रियल फैक्टर, रियल फैक्टर में क्या हो गया कि अचानक से जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उसमें कुछ बदलाव हो जाना, या फिर यूँ कह सकते हो कि इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेज या शिफ्ट्स हो जाना, तो इसके कारण भी रिसेशन हो सकता है, ठीक है। फाइनेंशियल या नॉमिनल फैक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल या नॉमिनल फैक्टर्स बेसिकली इसके तहत क्या होंगे कि लेट से कि भाई साहब बूम पीरियड था और बूम पीरियड में बैंक्स ने भर भर के सबको लोन दे दिए इंक्लूडिंग द सब प्राइम बोरोवर, और बाद में ये जो सब प्राइम बोरोवर्स हैं ना तो इनका बिजनेस चल सका और ना ही ये लोन के पैसे वापस दे सके। तो जाहिर सी बात है बिजनेस का तो दिवालिया हो गया, साथ ही साथ बैंक ने जो क्रेडिट दिए थे वो भी आपका एनपीए में कन्वर्ट हो गया। तो इसके कारण भी आपका रिसेशन आ सकता है, ठीक है। एंड वी हैव द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक एक्सेसिव यूफोरिया एंड ओवर एक्सपोजर हो रिस्की कैपिटल पर, यानी कि जैसे कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का पीरियड है। अब इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। अब इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो रिस्की कैपिटल में भी तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अगर ज़्यादा रिस्की कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे पैसे डूब जाएंगे तो फिर तो आर्थिक तंगी आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो ऐसे ही आप आंसर में लिख सकते हो कि रियल फैक्टर, फाइनेंशियल या नॉमिनल फैक्टर्स या साइकोलॉजिकल फैक्टर, या फिर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो एक एक कारण को, ठीक है। अब इंडिकेटर्स क्या है रिसेशन के, तो एक तो इंडिकेटर ये कहते हैं कि रियल जीडीपी में डिक्लाइन हो। तो यस ये तो फैक्ट है कि रियल जीडीपी में डिक्लाइन होना अगर शुरू हो जाए तो इंडिकेटर है रिसेशन का। बिकॉज जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमेशा ये ग्रोथ में रहनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर ग्रोथ में ही डिक्लाइन देखने को मिल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फुल पोटेंशियल पर ऑपरेट नहीं कर रही है। अब ऑपरेट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रियल जीडीपी है उसमें डिक्लाइन होने की संभावना है। साथ ही साथ रियल इनकम में डिक्लाइन होना, रियल इनकम में डिक्लाइन होने का मतलब ये हुआ कि रियल इनकम मतलब क्या होता है
रियल इनकम मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड इनकम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले 600 रुपया में लेट से कि आप 1 kg टमाटर खरीद लेते थे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अभी जो है 1200 रुपया में आप 1 kg टमाटर खरीदते हो, तो भले ही आपकी इनकम 1200 रुपया है, लेकिन उसकी वैल्यू तो 600 रुपये की ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रियल इनकम में आपका डिक्लाइन हुआ है कि भाई साहब 1200 की वैल्यू 600 के बराबर है। तो इसी को कहते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद आपका राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्लाइन इन कंज्यूमर स्पेंडिंग, है ना, कंज्यूमर खर्च कम कर रहे हैं तब भी रिसेशन आएगा, बिल्कुल बात सही है। स्टैग्नेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल या रिटेल सेल्स। एंड एक और इंडिकेशन होता है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। ये याद रखना है कब हम कहेंगे कि यील्ड कर्व इन्वर्ट होगा या फिर उल्टा हो जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि जब भी रिसेशन या स्लो डाउन का फेज होता है तो जो पर्सन्स होते हैं, है ना, या फिर यूँ कह सकते हो कंपनी है या फिर जो इन्वेस्टर्स है, वो बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं रेदर देन दे आर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, ठीक है, या फिर इक्विटी इन द कंपनी। क्यों? बिकॉज स्लो डाउन है तो जो कंपनी है या फिर जो कंपनी की पोटेंशियल वो तो ग्रो नहीं करेगी ना स्लो डाउन में। तो दैट्स वाई वो रिस्की हो जाता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे कंपनी के शेयर्स में और कंपनी मुनाफा नहीं करेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्यों ना हम सेफ इक्विटी में इन्वेस्ट करें लाइक योर बॉन्ड्स, है ना, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट मिलते रहेगा, भले ही कम मिले लेकिन मिलेगा तो सही। तो ये होता है। लेकिन हाँ, इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस पर जो मुनाफा है या फिर यील्ड है वो हाइयर हो जाता है देन द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। होना क्या चाहिए नॉर्मल सिचुएशन में कि लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स पर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। लेकिन जब ये उल्टा हो जाता है, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट पर हमें इंटरेस्ट या फिर यील्ड ज़्यादा मिलने लगती है, तो हम कहेंगे कि इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है आपको। तो ये भी एक प्रकार से इंडिकेशन होता है कि हाँ रिसेशन आ सकती है, ठीक है। एंड रिसेंटली यहाँ पर आप देखो जो ट्रेजरी यील्ड है, ट्रेजरी बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो उसका जो यील्ड है 2 ईयर्स एंड 10 ईयर बॉन्ड्स का वो इन्वर्टेड हो गई है यूएसए में, ठीक है। यानी कि लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बिल्स पर जो, मतलब यूँ कह सकते हो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड पर जो आपका यील्ड है ना वो कम देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। तो ये फ्रेंड्स हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 3। हरियाणा ग्रांट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर फील्ड ट्रायल्स ऑफ बीटी कॉटन वैरायटी। अब ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का मतलब क्या हुआ? बेसिकली जो फील्ड ट्रायल्स किए जाएंगे ना बीटी कॉटन वैरायटी के, एक नई वैरायटी है बेसिकली, तो ये ट्रायल करने की अप्रूवल मिली है, यही सिंपल सा कंटेक्स्ट है। तो यहाँ पर हम जीन मॉडिफिकेशन के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ ये जो नई बीटी कॉटन वैरायटी है इसके नाम क्या है ये ध्यान रखना फॉर द प्रीलिम्स पर्पस एज वन लाइनर MCQ, ठीक है। तो बिफोर डिस्कसिंग लेट्स लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, आप हमें बताओ सिलेबस में क्या है आपका। तो आर्टिकल नंबर 3 विल बी कंसिडर्ड अंडर कंजर्वेशन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन डिग्रेडेशन, इसके अंतर्गत आप ला सकते हो। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू किया है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को कि अब फील्ड ट्रायल्स किए जा सकते हैं। ये वैरायटी याद रखिए, यही नाम मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। BG2RRF जो कि एक हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है बीटी कॉटन का, ठीक है। अभी तक इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ BG1 एंड BG2 जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन को अलाउ किया है और उससे कल्टीवेट भी किए जाते हैं, आपको ही पता है। लेकिन ये जो आपका अप्रूवल था BG2RRF का वो पेंडिंग था एट द वेरियस स्टेज। तो अब इसकी फील्ड ट्रायल बेसिकली की जाएगी, ठीक है। और ये जो आपका अवेलेबल BG2RRF है इसका क्या बेनिफिट होगा? तो इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिवास्टेटिंग पेस्ट अटैक, तो पेस्ट अटैक से सुरक्षा हमें प्रदान कर सकता है सच एज अमेरिकन बोलवॉर्म, ठीक है। अब ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन सब क्यों किए जाते हैं? सो दैट हम जो बेनिफिशियल जीन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं वो इंट्रोड्यूस की जा सके, ठीक है। जैसे हम जो बीटी कॉटन की बात कर रहे थे BG1 BG2, तो ये सब क्या करते हैं कि जो आपका हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड मतलब हाउस मतलब क्या, जो जंगली घासें उग जाती हैं आसपास, तो वो सब क्या करते हैं प्रोटीन सब खा लेते हैं, सोख लेते हैं, तो इसके कारण इनकी जो ग्रोथ पर असर पड़ती है। तो ये जो आपका बीटी कॉटन होगा ना या जो भी होता है ये, तो उन सब घास फूस को जन्मने नहीं देंगी, तो इसके कारण इनका जो न्यूट्रिशन है वो कंजर्व रहेगा और अल्टीमेटली इनका जो ग्रोथ है
फ्लावरिंग है वो सब अच्छा खासा होगा। ठीक, तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम जीन को मॉडिफाई करते हैं और इसमें हम जो किसी दूसरे स्पीसीज का डीएनए है ना उसको हम इंसर्ट करते हैं इनटू द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्यों इंसर्ट करते हैं? क्योंकि हमको वो कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म में चाहिए, इसीलिए हम इंसर्ट करते हैं, नहीं तो हम क्यों करेंगे इंसर्ट? सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, और अगर हमें जीएम प्लांट को प्रोड्यूस करना है तो न्यू डीएनए ट्रांसफ़र की जाती है प्लांट सेल्स में। देखो कैसे की जाती है। तो प्लांट सेल में हमने न्यू डीएनए ट्रांसफ़र किया और फिर जो सेल्स हैं है ना प्लांट सेल्स, उसको ग्रो किया जाएगा टिश्यू कल्चर में एंड फिर वहाँ पर वो प्लांट के रूप में डेवलप होंगे और उसके बाद उन प्लांट से सीड्स प्रोड्यूस होगा और उस सीड्स में न्यू डीएनए आ जाएंगे। तो ये सिंपल सा स्टेप है एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिटिंग जो प्रोसेस है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आप देखो पहला है आपका साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 यानी कि SD1, SDN2, SDN3। तो ये SD1, SDN2, SDN3 ये याद रखना है बिकॉज इट में बिकम ए वन लाइनर MCQ। ठीक है कि रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज, इट इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? इट इज एसोसिएटेड विथ जीन एडिटिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत में ये जो जीन एडिटिंग सब की जो इशू है उसको कौन गवर्न करता है, तो वी हैव द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोजल कमिटी जो कि एक स्टेटूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और यही आपका रेगुलेटर है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल इन द कंट्री, है ना। तो एनी जीएम क्रॉप्स हो या फिर जो भी हो जीएम प्लांट्स हो उन सबको अगर इंट्रोड्यूस करना है तो इससे अप्रूवल चाहिए। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एंड ये भी आपको पता होगा, आपने तो पढ़ा ही होगा इसको, कि जो बीटी कॉटन है इट इज़ द ओनली जीएम क्रॉप जो अप्रूव की गई है GEAC के द्वारा फॉर कमर्शियल कल्टिवेशन इन द कंट्री। और कुछ रिसेंट रिलैक्सेशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स हुए थे। तो क्या है वो रिसेंट रिलैक्सेशन जो दिए गए थे? तो पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जाम कर दिया था कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को कि उन पर जो है स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं लगेंगी। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्टिव था? सो दैट इन पर फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके। एंड तो किसको एग्जेप्ट किया गया था? तो देख लो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने SDN1 एंड SDN2 जीनोम एडिटेड प्लांट्स को एग्जेप्ट किया था कि इन पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के जो आपके नियम कानून है वो एग्जेप्ट किए जाएंगे फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एज वेल एज स्टोरेज ऑफ हजार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और शेल रूल्स 1989। ठीक है, और ये ध्यान रखना है SDN1, SDN2 इसमें और SDN3 इसमें क्या अंतर होता है? तो जब हम बात करते हैं SDN1 एंड SDN2 तो इसमें कोई बाहरी जेनेटिक मटेरियल नहीं डाली जाती है। दैट्स वाई जो इन रिजल्ट बनेंगे वो आपका इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, है ना, फ्रॉम द कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वैरायटी। जबकि अगर हम बात करें SDN3 की तो इसमें बेसिकली हम फॉरेन ऑरिजिन के जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इट्स सिमिलर टू जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट, यानी कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है, GMO जिसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया एंड ये जो मैंने आपको बताया है कि BG1, BG2 इसको ध्यान रखना है, इट इज़ वन लाइनर MCQ। ठीक है, और SD1, SDN2, SDN3 इट कैन ऑल्सो बिकम वन लाइनर MCQ। ठीक है, बिकॉज इन्वायरमेंट सेक्शन है, पूछ ही ली जाते हैं, इन्वायरमेंट पर ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Insolvency and Bankruptcy Board of India amends rules for swifter and more streamlined redressal of grievances। आपको पता होगा ना, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ये स्टेटूटरी बॉडी है, IBC 2016 में इसे लाया गया था। ठीक है, यानी कि जो IBC है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसके तहत आपका IBBI जो है स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द की पिलर फॉर रेस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, तो ये ध्यान रख लिए। तो क्या कुछ अमेंड किया है IBBI ने? तो देख लो, IBBI ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट हैंडलिंग प्रोसीजर रेगुलेशंस 2017, और ये बेसिकली मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल की गई है अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो
उन कंप्लेंट्स का रिड्रेसल कैसे किया जाएगा वो आपको ये बताएगा। साथ ही साथ IBBI इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन 2017 इसको भी चेंज किया गया है, जो एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि कैसे हम इंस्पेक्शंस या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे इन IPAs के ऊपर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के ऊपर एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, एंड ये जो अमेंडेड रूल्स है ये बेसिकली वेरियस टाइमलाइंस में रिवीजन करेगा रिलेटेड टू द इन्फोर्समेंट प्रोसेस, सो दैट जो डिले का इश्यू है ना उसको एड्रेस किया जा सके इन द प्रेजेंट मैकेनिज्म। और IBBI के बारे में हमने बताया, ये स्टेटूटरी बॉडी है और IBC कोड 2016 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। एंड IBC 2016 का एम क्या है कि जो लॉज है रिलेटेड टू द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज की हो या फिर आपका पर्सन्स हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म्स हो या फिर इंडिविजुअल्स हो, है ना, उसको टाइमली मैनर में रिजोल्व किया जा सके, सो दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू एसेट का। मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या हो कि अगर इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है तो जो लॉस होने वाली थी बिकॉज ऑफ NPAs, है ना, तो उसको रिकवर किए जा सकते थे, है ना, टू प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड बैलेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर लाइक द बैंक, लेंडर्स, ये सब जो है। ठीक है, एंड IBC जो है वो प्रपोज की गई थी बाय द बैंक्रप्सी लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमिटी लेड बाय TK विश्वनाथन। ठीक है, और ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंसॉल्वेंसी वर्सेस बैंक्रप्सी इसमें क्या अंतर होता है। ठीक है, एंड फंक्शंस क्या है IBBI का, तो वही है रेगुलेटरी ओवरसाइट रखना ओवर IPAs, एंड साथ ही साथ इट ऑल्सो राइट्स एंड इन्फोर्सेस द रूल्स फॉर प्रोसेसेस कि कैसे आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन की जाएंगी तो उनका क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में ये बेसिकली बताता है, एज वेल एज इसे इन्फोर्स भी करता है। साथ ही साथ कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, तो ये सब कैसे होंगी तो इन सब के बारे में ये बताता है, एज वेल एज इन्फोर्स भी इसे करता है। साथ ही साथ देख लो आप डिजिग्नेटेड एज ऑथोरिटी अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द इकोनॉमी। तो ये कुछ फंक्शन है, आप ब्लैक कलर्स वाले को भी याद रख सकते हो, रेगुलेटरी ओवरसाइट ये तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रख सकते हो, एंड नीचे वाला जो ब्लैक पॉइंटर है उसको भी हम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो इसका सिलेबस तो आपको पता है अपन इंडियन इकोनॉमी, तो ये तो हमने डिस्कस किया ही। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कैबिनेट अप्रूव्स ऑक्शन ऑफ IMT/5G स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये 5G पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज चल रही है ना, 5G 4G 3G ये सब क्या है, ये सब आपको भी पता है ना कि इन सब की अपनी बैंड होती है और इसका ऑक्शन किया जाता है, और ऑक्शन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, और बदले में सरकार को रेवेन्यू मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। और जैसे जैसे आपका जी बढ़ता जाएगा, यानी कि 2G 3G 4G 5G 6G 7G, है ना, स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना, ये तो बात है ही, लेटेंसी टाइम कम होगा। तो बिफोर डिस्कसिंग पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, ये आप देखो अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ IT, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। तो देख लो लगभग 72 GHz ऑफ स्पेक्ट्रम ये ऑक्शन किए जाएंगे 20 ईयर्स के लिए इन वेरियस लो फ्रीक्वेंसी बैंड, मिड फ्रीक्वेंसी बैंड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। आपको पता नहीं, ये जो 5G स्पेक्ट्रम है इसके डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स होते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन दीज बैंड्स स्पीड गेट्स अफेक्टेड, है ना, एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे लो फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो ये हाइयर कवरेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो ये लो कवरेज प्रोवाइड करता है। हाँ, लेकिन स्पीड जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम बेसिकली वो बुक नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री वाली, यहाँ पर वो दूसरी चीज़ है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली ये इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसके तहत जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं, एज वेल एज वेरियस अदर फंक्शंस। ठीक है, तो जो मिड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं वो यूटिलाइज किए जाएंगे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, सो दैट वो 5G सर्विसेज को रोल आउट कर सके, मिड एंड हाई वाली। एंड जो कैबिनेट है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो प्रोविजनली 2 कैरियर्स ऑफ 250 MHz ईच एलोकेट करें इन ई बैंड टू द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सो दैट वो जो बैकहोल डिमांड है उसको मीट कर सके। सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनती है, ऊपर तो ऐसे फैक्चुअल थी। स्पेक्ट्रम ध्यान रखना है आपका, स्पेक्ट्रम क्या है, और लो मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स। एंड वो न्यूज़ में आई थी ना कि किस प्रकार से जो 5G नेटवर्क है वो डिसरप्ट कर सकती है जो
एरोप्लेन सबके जो रेडार सिग्नल्स होते हैं उसको, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आई थी। तो उसका एक यूँ कह सकते हो कि निगेटिव पॉइंट है, तो वो भी ध्यान में रखना आपको। तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख लो, स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को एक प्रकार से बिल्टअप मिलेगा, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब और अच्छे से परफॉर्म करेंगे, अच्छे से डेवलप हो सकेंगे, ठीक है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फास्टर स्पीड्स एंड पोटेंशियल टू क्रिएट न्यू एज बिजनेस, जनरेट एडिशनल रेवेन्यू, तो बिल्कुल सही। एंड मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, इन सब की एसेसिबिलिटी और इम्प्रूव हो सकेगी। लेकिन चैलेंजेस क्या है, तो आप चैलेंजेस, इंटरनेट की दुनिया में चैलेंजेस क्या होगा, साइबर थ्रेट होगा, ठीक है। साथ ही साथ 5G आप एसेस करोगे तो कॉस्ट कितना ज़्यादा होगा वो भी तो देखो, है ना। लैक ऑफ एडिक्वेट कैश एंड कैपिटल, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास अभी तो उतनी है नहीं कि वो इतने ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे 5G में। क्यों? क्योंकि अभी आप देख सकते हो जो भी होते हैं ना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, इन पर डेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो फिर इसीलिए जो एडिशनल इन पर लोड पड़ेगा। साथ ही साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज, तो अर्बन एरियाज में तो एम्यूनिटी प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन क्या बात रूरल एरियाज में हो कि ना हो। तो 5G की बात करें तो 5th जनरेशन, और ये लेटेस्ट अपग्रेड है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स में, और ये 3 बैंड में वर्क करती है, लो, मिड एंड हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो ये बातें, और ये देख लो फ्रीक्वेंसी बैंड याद रखो कि लो बैंड में लेस देन 1 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है, मिड में आपको 1 to 6 गीगाहर्ट्ज एंड हाई में उससे ऊपर, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल, द रियल स्टोरी बिहाइंड इंडियाज रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, FDI, आप ही मैं बताओ। फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उसी को हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, लेकिन ये तो हमने आम भाषा में बात कर दी है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वो कंडीशंस हम देखेंगे। और डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन द इकोनॉमी, तो कैसे जो FDI है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है भारत में, उसको भी हम देखते हैं। तो देखो आप सिलेबस में पहले, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेबस, तो सिलेबस कहाँ गया भाई, हाँ, इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत कवर होगा। तो जो FDI है इंडिया में, ये आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई रीच किया है, बार बार ये खबर सुनते रहते होगे, है ना। $83.57 बिलियन का अभी FDI रिकॉर्ड हुआ है 2021-22 में, जो रिफ्लेक्ट करता है कि हाँ जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, तभी तो इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो RBI जो है डिफाइन कैसे करते हैं FDI को, एक प्रकार से ये इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई व्यक्ति कर रहा है वो आर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तभी तो FDI कहलाएगा, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एंड अगर वो इन्वेस्ट करता है अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में, या फिर 10% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करता है ऑन ए लिस्टेड कंपनी, ठीक है। एंड देख लो आप, डिस्पाइट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन FDI ड्यू टू पैंडमिक ना, तो ये पैंडमिक जब आई थी तो FDI पर निगेटिव असर पड़ा था, एज वेल एज सप्लाई चेन डिसरप्शंस के कारण FDI को कम होने चाहिए थे, फिर भी FDI इनफ्लो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? बिकॉज हमने FDI नॉर्म्स को रिलैक्स किया था, जैसे कुछ सेक्टर में हमने तो 100% FDI लोकेट कर दिया। कैसे? तो देखो आप यहाँ पर 100% FDI सिंगल ब्रांड रिटेल थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। साथ ही साथ देख लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमने किए थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइक दैट, एंड साथ ही साथ वेरियस इंसेंटिव्स लाए गए थे टू इंटीग्रेट इंडिया विद द ग्लोबल सप्लाई चेन अंडर द आत्मनिर्भर भारत। अब बात करते हैं कुछ कंसर्न्स भी होते हैं FDI के, क्या कुछ कंसर्न है? तो एक तो ये कि डिक्लाइनिंग ग्रोस इनकम FDI ग्रोथ, तो सिर्फ और सिर्फ 2% ही है, जबकि जो FDI आउटफ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर $44.3 बिलियन का, है ना, जिसके कारण आपका निगेटिव नेट FDI इनफ्लो हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ डाइवर्सिफिकेशन की भी कमी है, यानी कि जो FDI आ रहे हैं ना कुछ गिने चुने सेक्टर में ही आ रहे हैं, जैसे आप देख लो यहाँ पर, ये डाटा भी चौंकाने वाली बात है, लेकिन ये याद रखना, जो आपका FDI आया है 62% जो FDI आया है मात्र 5 सेक्टर्स में आया है, बस 5 सेक्टर्स ओनली एंड 5 रीजन्स ओनली। तो ये बात भी इसी क्या कह रहा है, मतलब ये एक प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन की कमी, एक तो रीजन लिमिटेड है, साथ ही साथ सेक्टर्स भी लिमिटेड है जहाँ पर FDI आ रही है। 78% FDI लिमिटेड टू द 3 स्टेट एंड UTs एंड फ्लो थ्रू ऑफशोर फाइनेंशियल हब्स एंड टैक्स हेवन। ये भी एक कंसर्न ही होती है ना कि जो FDI के पैसे आते हैं, हो सकता है ये ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए आ रहे हैं, तो ये भी एक कंसर्न होता है कि टैक्स हेवन से आ रहा हो ये पैसा, तो ये सब इश्यू चलते रहती है।
सो फ्रेंड्स, ये हमने 6 आर्टिकल डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।